हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज से हम 9th और 10th क्लास के जो साइंस के चैप्टर्स हैं उनमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उन्हें भी डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की नीड होगी, जो कि समझना इम्पॉर्टेंट है कि वो टर्म्स क्या होती है, उनका मतलब क्या है। तो एक बार हम उन टर्म्स को रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो, ये हमें पता है, ये हम 6th और 7th क्लास में पढ़ने लग जाते हैं कि फिज़िकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिज़िकल चेंज क्या होता है? मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकली आइडेंटिटी। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि यानी कि सिर्फ फिजिकली चेंजेस आते हैं, उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग। तो देखो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम हो गया या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, तो आइस कौन सी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है, और वो मेल्ट होके क्या बन जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। बट जो सॉलिड आइस होती है वो भी वाटर ही है, और जो लिक्विड आइस है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में आ गया है वाटर, वो भी क्या है भई? वो भी वाटर ही है। तो उसमें कोई केमिकल आइडेंटिटी तो उसकी चेंज हुई नहीं है, सिर्फ़ क्या हुआ है? सिर्फ़ उसका स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया है। पहले भी वो वाटर था, अभी भी वो वाटर है। तो ऐसे चेंजेज़ को हम क्या को बोलते हैं? फिज़िकल चेंजेज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चॉपिंग, जैसे हम चॉपिंग करते हैं फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की हम चॉपिंग करते हैं, तो वो भी क्या है? फिज़िकल चेंजेज़ है। और क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? जैसे श्रेडिंग। तो श्रेडिंग आपने देखा है, यानी कि पेपर जो होता है, पेपर को जब हम टियर करते हैं, तो वो भी क्या है? फिज़िकल चेंज है। और क्या है? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं? वाटर जो होता है वो वेपर में बन जाता है। वेपर से वो कंडेंस होके वापस से कूल होके वो क्या कर सकता है भई? वापस से वो वाटर बन सकता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ सकता है वेपर से। तो ये एग्ज़ाम्पल्स किसके हैं भई? फिज़िकल चेंजेज़ के हैं। और फिज़िकल चेंजेज़ कैसे होते हैं? ये टेम्परेरी होते हैं और इनमें कोई न्यू प्रोडक्ट फ़ॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिनमें केमिकल रिएक्शंस होगी, तो केमिकल रिएक्शंस होगी, तो उनमें क्या हो जाएगा? न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि ऐसी रिएक्शंस या फिर ऐसे चेंजेस जिनमें क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। तो जैसे मतलब मान लो, अगर आपने एक पीस ऑफ वुड लिया, यानी कि लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया है और उसको क्या कर रहे हो? आप बर्न कर रहे हो। तो बर्न करने से आपको पता है क्या होगा? जो वो लॉग होता है, यानी कि जो वुड का पीस होता है, वो क्या हो जाता है? बर्न होने से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और प्लस में क्या होता है? वहाँ से गैसेज़ रिलीज़ होती है। जैसे यहाँ पर रॉटिंग दे रखा है, यानी कि फ्रूट जो होते हैं वो राइप हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है? वो देखो, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। रस्टिंग है, रस्टिंग में भी क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। अब वो रिवर्स, ये देखो, एक एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, जो फिज़िकल चेंजेज़ होते हैं ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और जो केमिकल चेंजेज़ होते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, आपको पता है वो कैसी होती है? इर्रिवर्सिबल। यानी कि एक बार अगर उसने क्या हो गया है, उसमें रिएक्टेंट ने रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लिया है, तो वापस से वो नहीं बन सकता है, वापस उसी स्टेट में नहीं आ सकता है। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, डाइजेशन हो गया, यानी कि फूड का डाइजेशन भी क्या है? देखो, केमिकल चेंज है। इसमें भी कोई ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये भी कैसी प्रोसेस होती है भई? इर्रिवर्सिबल होती है। और साथ में आपको देखो, 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसमें आपको इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं केमिकल चेंजेज़ के, केमिकल रिएक्शंस के, कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं, कि और उन एक्टिविटीज़ से क्या है? क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्होंने क्या बताया हुआ है कि कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो फर्स्ट आपको दिया है चेंज ऑफ स्टेट, कि स्टेट चेंज हो सकती है, यानी कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या किया? जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, यानी कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी स्टेट क्या है? चेंज है। और उनमें क्या होती है? साथ-साथ उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी होती है वो भी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये क्या करता है? वाटर बना देता है। क्या करता है भई? वाटर फॉर्मेशन होती है। और वाटर हमें पता है कौन-सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होती हैं, ये कौन-सी स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट में होती है। तो देखो क्या हुआ है? गैसियस रिएक्टेंट ने क्या किया है भई? यहाँ पर लिक्विड प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चेंज इन कलर। कलर में चेंज आ जाता है। जैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनसीईआरटी की ही एक्टिविटी है, कि हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? देखो, कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास CuSO4। कॉपर सल्फेट क्या होता है भई?
SO4 ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। हमने क्या किया, इसे एक बीकर के अंदर ऐसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बनाया और इसके अंदर क्या किया, आयरन नेल को डिप कर दिया। तो जब हम इसके अंदर आयरन नेल को डिप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, फेड आउट हो जाता है और ये कैसे कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन कलर का ये हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो चेंज इन कलर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है और ये जो आयरन नेल होती है इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसके ऊपर भी ब्राउन कलर की क्या आ जाती है, कोटिंग बन जाती है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया भाई, चेंज इन कलर भी केमिकल रिएक्शन का हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी या फिर एसिड के साथ वो रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, गैस रिलीज होती है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी हम जैसे देखो एनसीईआरटी में ही एक एक्टिविटी दी है कि आपने एसिड के अंदर, यहाँ पर ये एसिड है, एसिड के अंदर आपने क्या किया है, जिंक मेटल के पीसीस को डाला है। तो जब आप यहाँ पर मेटल के पीसीस को इस एसिड के अंदर डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है, क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि रिलीज होती है। तो ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का चेंज होना। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर के लिए देखो इसे हम ऐसे समझते हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो क्विकलाइम दिया है आपको। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसकी किसके साथ आपने रिएक्शन किया, वाटर के साथ, यानी कि आपने क्विकलाइम के अंदर वाटर को ऐड कर दिया है। जब आप इसे ऐड करोगे तो ये क्या फॉर्म करता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। और प्लस में यहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और प्लस में क्या हुआ, हीट रिलीज हुई है। तो देखो जब हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हीट आउट होती है, बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, मतलब आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक्सो एग्जिट। ठीक है, एग्जिट का मतलब क्या, आउट होना। तो यानी कि और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। तो यानी कि एक्सोथर्मिक यानी कि हीट का आउट होना, हीट का रिलीज होना और इवोल्यूशन ऑफ हीट, इन सब का मतलब एक ही है कि इन सब का मतलब क्या है कि हीट बाहर निकल रही है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है। तो देखो जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया इन्होंने कि जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH होता है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। तो जब हम NH4Cl में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, कोल्ड बन जाता है। कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अब देखो सॉल्यूशन कोल्ड हो गया है, कूल हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व होने की बजाय, देखो अगर एनर्जी रिलीज करेगी, अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा भाई, हॉट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर सॉल्यूशन कूल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो सॉल्यूशन ने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो एग्जांपल आपको दिया है वो किसका एग्जांपल दिया है, एक्सोथर्मिक का। और जो दूसरा एग्जांपल दिया है ये आपको दिया है एंडोथर्मिक का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एंडो देखो एंटर, ऐसे याद रख सकते हो, एंडो एंटर, एंटर का मतलब क्या, इन। तो यानी कि हीट का अंदर आना, या अंदर आने से क्या मतलब है, उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। तो वो रिएक्शंस क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप ध्यान रखना, आपसे देखो इस तरह से एग्जांपल दिए हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन इज द एक्सोथर्मिक और विच वन इज द एंडोथर्मिक, या फिर विच वन इज नॉट एंडोथर्मिक और नॉट एक्सोथर्मिक। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे इस चैप्टर में से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक दिया है वो दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट का बनना भी क्या शो करता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, ये भी क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया है कि हमने क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है और उसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, दैट इज NaCl। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसमें सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है, ये क्या होता है, कैटाइनिक फॉर्म में होता है, नाइट्रेट क्या है यहाँ पर, आयन फॉर्म में होता है ये।
और इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, इसमें ये यहाँ पर क्या है, मेटल है, और ये क्या है यहाँ पर, मतलब कि ये कैटायन, और यहाँ पर ये क्या है, अनायन है। तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, इसका कैटायन इसके अनायन के साथ ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका कैटायन प्लस में इसका एनायन आ जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट बन गया है यहाँ पर। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये इसकी क्या होती है, वाइट कलर की पीपीटी बनती है। तो ये जो पीपीटी फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको क्या शो कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंजेस हुए हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपको रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, वो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस हुए हैं। और केमिकल रिएक्शन को देखो हम शो कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। देखो लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। अब रिएक्टेंट एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मतलब मान लो अगर एक ही रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से प्रोडक्ट भी क्या है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एरो से हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। लेफ्ट में रिएक्टेंट को लिखते हैं, राइट में प्रोडक्ट को लिखते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में है। अगर सॉलिड होता है तो हम इसके साथ सॉलिड ऐसे इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट लगाकर। अगर लिक्विड है तो एल लिखते हैं। अगर गैसियस स्टेट में होता है तो इस तरह से जी को मेंशन करते हैं, और एक्वस होता है तो इस तरह से ए क्यू लिखते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमें गैसियस स्टेट में मिलता है, तो हम इस तरह से रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इसके सामने कि इसके कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा एक मेथड केमिकल इक्वेशन को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का। और हम साथ में एरो पे क्या करते हैं, कंडीशंस को भी शो करते हैं कि हमने कितना भाई टेम्परेचर दिया है इसको, या फिर कूल किया है, या फिर हमें हीट को देना पड़ा है, या फिर हमने कोई कैटलिस्ट को ऐड किया है। तो ये सब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपको एनसीईआरटी में कुछ टाइप की रिएक्शंस दी हुई हैं। तो बेसिकली सिर्फ मैं उन्हीं टाइप की रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगी जो आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में दी हुई हैं। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो एज द नेम सजेस्टेड, नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ कंबाइन हुआ है, जुड़ा है, यानी कि जुड़ के कुछ बना है। अब जुड़ के कैसे बनेगा, देखो एक सिंगल से तो कुछ जुड़ के बनने से रहा। तो इसमें क्या होता है, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और वो जुड़ के आपस में क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके क्या किया, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, वाइट कलर का पाउडरी फॉर्म में कंपाउंड बनता है ये, और ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन। तो देखो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज का मतलब क्या है, ब्रेक हो जाना, स्प्लिट हो जाना। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट है जो कि क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, यानी कि कंपाउंड में चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर देखो सी एक कोई रिएक्टेंट है, और इसने क्या किया, रिएक्शन किया, और ये डीकम्पोज हो गया ए प्लस बी में। तो इसने देखो क्या किया, एक सिंगल रिएक्टेंट था जो डीकम्पोज हो गया, यानी कि स्प्लिट डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इसका। इसने दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है, एक ए बन गया और एक बी बन गया यहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर जो आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दी हुई हैं। फर्स्ट जो आपको दी हुई है वो दी है थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। तो यानी कि हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाना रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको दिया है, देखो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बना लेता है लेड ऑक्साइड, प्लस में बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बन जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन का। क्यों थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि हमने किसी सॉल्यूशन में से क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, और उसमें से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है
तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो देखो यहाँ पर जैसे वाटर है, तो वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये क्या करता है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनाता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। ये आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है इलेक्ट्रोलिसिस की, वाटर की। और फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम फोटोलिटिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो फोटोलिटिक का यहाँ पर फोटो से क्या मतलब है, लाइट से, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन का होना, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया और इसको हमने क्या किया है, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रोमीन गैस होती है वो ब्रेक हो जाती है, यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये अलग से रिलीज हो जाती है और यहाँ पर ये क्या है, ये सिल्वर मेटल बन जाती है। सिल्वर ग्रे कलर का हमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड मिलता है जो क्या होता है, सिल्वर मेटल होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस का मतलब देखो क्या होता है कि उसको उसके जगह से हटा देना। डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि डिस्प्लेस कर देना, यानी कि उसके प्लेस से हटा देना, रिमूव कर देना। अब ये रिमूव कौन करेगा, डिस्प्लेस कौन करेगा भाई, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यानी कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर दे भाई, डिस्प्लेस कर दे, रिमूव कर दे, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट यहाँ पर हमारे पास है और इसमें क्या हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। कैसे, जो ये जिंक मेटल था ये क्या था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है। तो देखो ये ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये कॉपर को बाहर कर देगा और खुद क्या करेगा, कॉपर के प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, यहाँ से बाहर, मतलब कि अलग इसने बना लिया, एक कॉपर मेटल बन गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट आप ध्यान रखना हमेशा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, लेस वाला मोर को रिएक्ट नहीं हटा सकता। जैसे देखो फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वो ही क्या करेगा, वीक पर्सन को उसके प्लेस से हटा सकता है, जो वीक पर्सन होगा वो स्ट्रॉन्ग को नहीं हटा सकता। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कटायन और आयन होते हैं, कटायन और अनायन होते हैं, यानी कि आयंस की फॉर्म में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या बनेगा, देखो Ag पॉजिटिव बनता है, सिल्वर मेटल होता है और ये क्या है, नाइट्रेट पे नाइट्रेट क्या होता है, हमारे पास अनायन होता है यहाँ पर। इसी तरह से देखो सोडियम क्लोराइड ये कैटायन फॉर्म में होता है, आयन ये जो होता है ये क्या होता है, क्लोराइड अनायन होता है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर देखो, ये जो सिल्वर मेटल है ये क्या करेगा यहाँ पर, इस क्लोराइड के साथ क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पर ये साथ में क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट। तो यानी कि एक कटायन जैसे देखो ये इस तरह से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, प्लस में यहाँ पर अगर मान लो ये दे रखा है यहाँ पर आपको इस तरह से सी पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या दे रखा है, डी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका कटायन और इसका अनायन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एडी और प्लस में इसमें यहाँ पर ये क्या है, इसका कटायन और इसका अनायन, तो ये क्या बन जाएगा, सीबी। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है और जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है ये क्या होता है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों ने ही क्या किया है, अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लिया, इसलिए ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है रिएक्शन का वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन से, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन से। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बात करें तो अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले क्या है, जस्ट अपोजिट है। और साथ में क्या होता है, लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हुआ है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ये क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 11th क्लास में आता है। तो मैं इसे फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी अच्छे से, वहाँ पर हम इसे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको जो 10th में दिया
किया है 10th के बेसिस पे, आपको सिर्फ एडिशन और लॉस के बेसिस पे, वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही बताना है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया है, तो इस एग्जांपल में क्या दिया है आपको, देखो कॉपर ऑक्साइड है प्लस में हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इसने क्या किया है, कॉपर और प्लस में वाटर बनाया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, देखो कॉपर, इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, इसने क्या किया, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो सिर्फ क्या बचा है, कॉपर मेटल बचा है। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर देखो जस्ट अभी कि जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है भाई, रिड्यूस हुआ है। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो रिड्यूस होता है खुद, जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। यानी कि जस्ट अपोजिट होता है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या बनेगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसने क्या किया है, यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। जैसे देखो अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, देखो इसने तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया था, इसने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन किया, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, देखो वो ऑक्सीजन आकर ऐड हो गई है। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है, तो इट मीन्स ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अपोजिट होता है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। फर्स्ट आपको दिया है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, कि हमने वाटर को बॉईल किया और बॉईल करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। तो देखो ये क्या है, फिजिकल चेंज होता है, तो ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दिया है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, कि हमने आइस को मेल्ट किया और उससे हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया है। तो ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है, लेकिन उसने क्या पूछा है यहाँ पर, नॉट पूछा है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट दिया आपको डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि डिसॉल्व, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, घोला है। तो ये भी क्या है, देखो एक फिजिकल चेंज है, यहाँ पर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो ये तीनों ही किसके आंसर हैं भाई, ये तीनों ही फिजिकल चेंज होते हैं। उसने हमसे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें दिया है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, एलपीजी गैस का हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है, ये किसका एग्जांपल होता है भाई, ये होता है हमारे पास केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो यही क्या बन जाएगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन में पूछा है कि ये कौन कौन से टाइप की रिएक्शन को शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन है। तो देखो हमने यहाँ पर बाकी तीनों ही रिएक्शंस को डिस्कस किया था जस्ट अभी। मैं एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताती हूँ क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एसिड्स प्लस में बेस, यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और प्लस में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यहाँ से आपने एसिड लिया, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एसिड लिया है HCl, ये एसिड हो गया, और आपने बेस लिया है NaOH, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखो सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ये NaCl, ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये NaCl जो बना है ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया है, और ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें ये पूछा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो फर्स्ट आपको देखो पहले यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है, और ये रिएक्शन करके, यानी कि यहाँ पर ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इसने क्या किया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया है, और प्लस में क्या किया, वाटर बनाया है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गैस ने हाइड्रोजन जो होता है इसको क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो देखो ऑक्सीजन ने क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर यानी कि फर्स्ट तो करेक्ट है। तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हमें कौन कौन से ऑप्शन में मेंशन है। तो देखो फर्स्ट हमें कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो भाई यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। तो यानी कि डी नहीं हो सकता एक तो, और ना ही यहाँ पर बी ऑप्शन होगा।
क्योंकि देखो इसमें फर्स्ट तो मेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर तो सिंगल प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, तो यानी कि कॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बचा है भाई, देखो ऑप्शन नंबर सी बचा है, जिसमें आपको क्या मेंशन है, फर्स्ट और थर्ड। ये किसका एग्जांपल है भाई, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आकर क्या हो गई है, ऐड हो गई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई है, लॉस भी हुआ है ऑक्सीजन का। यहाँ तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन दोनों हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा भाई, ये एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको मेंशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दी है अगेन, और फिर से आपको यहाँ पर ये पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट जो आपको दिया है, दैट इज आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पर आपको पहले स्टेटमेंट में दिया है कि आयरन मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना। तो देखो यहाँ पर क्या है, आयरन मेटल है, और इसने क्या किया है, यहाँ पर देखो आयरन का ऑक्साइड बनाया है, यहाँ पर Fe3O4 बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाटर है, वाटर में से देखो क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हुआ है ऑक्सीजन का। इसने क्या किया है, देखो वाटर यहाँ से क्या बन गया, सिर्फ हाइड्रोजन बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो वाटर है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो रिडक्शन करता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर देखो जो वाटर है, वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या किया है, इसने लॉस ऑफ क्या किया है, ऑक्सीजन किया है। तो जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, और जिसका भी रिडक्शन होता है तो वो क्या बनता है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है कि वाटर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। वाटर यहाँ पर बल्कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ही आपको कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो पहले ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, क्योंकि इसी में आपको मेंशन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको 4 रिएक्शंस दिए हैं, और इनमें से पूछा है कि कौन सा एक्सोथर्मिक का ऑप्शन है और कौन सा नहीं है। तो ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें हीट क्या होती है, आउट होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो होती है जिनमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो फर्स्ट आपको दिया है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। तो देखो क्विक लाइम क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है, और प्लस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट आपको दिया है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो। तो ये भी कैसा है, किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया इवोपरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। तो देखो वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसमें से हीट रिलीज नहीं होती है, बल्कि वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, तब वो क्या करता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो ये ऑप्शन किसका आंसर बनेगा भाई, ये एंडोथर्मिक का बनेगा। और जो नेक्स्ट दिया है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। तो जो कैम्फर बॉल्स होती है, जो कपूर की बॉल्स होती हैं, वो क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना उनका, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है भाई, ये भी एंडोथर्मिक का होता है। ये भी डायरेक्ट किसकी वजह से कन्वर्ट होती हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तभी ये डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट। और ये जो सेकंड दिया है, ये तो अब हम ये देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में, फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ एसिड मेंशन है, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड को आप ध्यान से समझना। हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास बीकर में वाटर है,
हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसका एग्ज़ाम्पल है भई, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है। तो जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होती है, हीट निकलती है, ठीक है? क्या होती है? हीट रिलीज़ होती है। तो जो हीट रिलीज़ होती है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर जो वाटर होता है, ये साथ-साथ क्या करता रहता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होता, या फिर जो हमारे कंटेनर होते हैं, बीकर होते हैं, फ्लास्क होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है? या फिर ये क्या है, वापस से स्प्लैश आउट नहीं होता है एसिड। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं। कभी भी ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी हम क्या है, वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करते हैं, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एसिड क्या होता है, एसिड में से क्या है, जब हम इसके अंदर करेंगे ना, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से ये जो एसिड होता है, ये वापस से क्या है, स्प्लैश आउट भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, कभी भी वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर क्लियरली याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि आपके पास 3 बीकर हैं। ये आपके पास क्या है, 3 बीकर हैं, ए, बी, सी। ठीक है? ये ए बीकर हो गया, ये बी और ये सी है। आपने क्या किया, तीनों के अंदर ही ना 25 एमएल वाटर लिया है। इसमें भी 25 एमएल वाटर, 25 एमएल, 25 एमएल वाटर। आपने ए बीकर के अंदर क्या किया है, NaOH को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया भई? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ऐड कर दिया। बी बीकर में आपने क्या किया है, कॉपर सल्फेट को ऐड कर दिया है, CuSO4 को। और सी बीकर में आपने क्या किया है, वाटर के अंदर आपने NaCl को ऐड कर दिया। जब आप ये ऐड करते हो ना, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो ए बीकर और जो बी बीकर है ना, इनके अंदर जो सॉल्यूशन है, इनका तो टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। ए बीकर का भी और बी बीकर का भी, दोनों का क्या हो गया भई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है इनका तो। और जो सी बीकर है ना, सी बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन का था, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया है। तो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ पर होगा, जो जहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। और एनर्जी कहाँ पे रिलीज़ होती है, एनर्जी कहाँ पर आउट होती है, कहाँ होती है भई, जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और एब्ज़ॉर्ब कहाँ पर होती है, फॉल डाउन कहाँ पे होता है टेम्परेचर का, सॉल्यूशन कूल कहाँ पर होगा, जहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्ज़ॉर्ब होगी। और एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कहाँ पर होती है, जो रिएक्शन कैसी होती है भई, एंडोथर्मिक होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें ऑब्ज़र्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है, इन दोनों का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, एक्ज़ोथर्मिक है ए और बी में। और जो सी है, इसके अंदर, सी बीकर के अंदर कैसी रिएक्शन है भई, एंडोथर्मिक कंडीशन है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन में ये दिया है। तो देखो, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी है, वो क्या दिया है, ए और जो बी बीकर है, उसमें एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक। अब देखो, या तो एक्ज़ोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। अगर एक्ज़ोथर्मिक हो रही है, तो एंडोथर्मिक कैसे हो सकती है? तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है, इन बीकर सी एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है। फॉल डाउन हो रहा है मतलब वहाँ पर क्या हुई है, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हुई है। एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होने का मतलब क्या है, कि वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर। तो ये स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमानेंट सॉल्यूशन। हमने क्या किया है, हमारे पास क्या है, KMnO4 का सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने क्या किया है, फेरस सल्फेट को धीरे-धीरे ऐड कर रहे हैं हम। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये जो KMnO4 का सॉल्यूशन होता है ना, ये कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो जब हम ये FeSO4 को ऐड करते हैं, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को, तो हम क्या देखते हैं कि इस पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो ये होता है, इसका कलर क्या होता रहता है, धीरे-धीरे फेड आउट हो जाता है। और धीरे-धीरे इसका कलर जो होता है, वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो इसने पूछा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? भई क्या ऑब्ज़र्वेशन यहाँ पर हुई है? तो देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन 10th के बेसिस पे आप इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियरली बता सकते हैं। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, वो 11th क्लास में आता है। तो यहाँ पर वैसे इस क्वेश्चन को हम अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट होता है, ये Fe+2 स्टेट में होता है। ठीक है? और जब ये क्या करता है, जब हम इसे KMnO4 सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि Fe+3 में। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर यही देख लेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज़ FeSO4। इसने क्या किया है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज़ कर दिया। तो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ये मैंने देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको बताया था कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखो, +2 से क्या हो रहा है, +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पर फेरस से देखो फेरिक में ये कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या करता है, वो खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरा क्या कर रहा होता है, उसको ऑक्सीडाइज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये ऑक्सीडाइज़ कर रहा है किसको, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक आयंस में कन्वर्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये सब हम 11th के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपको 4 रिएक्शंस दिए और इनमें से पूछा है कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है, यहाँ पर लेड है और ये कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पे क्या बन गया, लेड क्लोराइड से कॉपर, ये इस तरह से बन गया है। तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, बट ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा है इसने, तो ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है देखो सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो कैटायन एक्सचेंज, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, आयन एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर देखो सोडियम था और इसने क्या किया है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना लिया है, और यहाँ पर देखो बेरियम क्लोराइड था, इसने क्या किया है, बेरियम सल्फेट बना लिया है। तो यहाँ पर ये आयन का एक्सचेंज हुआ है, और जिसमें भी आयन का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब ये रिएक्शन इसकी ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर मीथेन है, मीथेन का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, देखो इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पर भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ क्या है, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने क्या किया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है, और सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया है, सनलाइट में रख दिया है, और ये क्या हो गया, ग्रे कलर का कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमने पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिल्वर मेटल में, ग्रे कलर की मेटल ऑब्टेन होती है, क्लोरीन यहाँ से क्या होती है, गैस बनती है, रिलीज होती है, तो ये होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, देखो डिकम्पोज हुआ है, और डिकम्पोजिशन भी कैसा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर देखो हमें कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया है और कौन सा ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक बात है। यहाँ पर देखो सिल्वर मेटल बन रहा है, सिल्वर मेटल बन रहा है भाई, किसके डिकम्पोजिशन से बन रहा है भाई, सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से। तो ये ऑप्शन ठीक है इसका। यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से क्या हो रहा है भाई, सिल्वर मेटल बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो ये ऑप्शन तो इसका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है आपको देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, कि क्लोरीन गैस का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पर किसका हो रहा है भाई, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इसकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कि सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको देखो क्या दिया है कि आपके पास सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, CaO, ये आपके पास सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आप करते हो वाटर के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया, और इसके साथ क्या होता है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, लिबरेट ऑफ हीट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। फिर ये जो बना है यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन जाता है Ca+2, ये एक्वस बन गया, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व किया है ना, यहाँ से OH नेगेटिव आयन, और ये भी एक्वस स्टेट में, ये इसका क्या बन गया, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पर इसमें क्या पूछा है, इसने स्टेटमेंट पूछी है कि कौन कौन सी ठीक है या फिर गलत है। तो फर्स्ट आपको दिया इट इज़ इन एंडोथर्मिक, तो बताओ खुद ही एंडोथर्मिक कैसे हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने बताया है लिबरेशन ऑफ हीट, कि हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, कि जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसका pH 7 से ज़्यादा होगा। तो देखो जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के लिए क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और प्लस में यहाँ पर देखो OH नेगेटिव आयंस है, तो OH नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो भी बेस इन नेचर होगा तो इसका ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है pH स्केल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, 1 to 14 होता है।
7 पे न्यूट्रल होता है, 1 टू 7 क्या होता है एसिडिक होता है और 7 टू 14 क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट दिया है पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। अगर देखो 7 से ज़्यादा है तो 7 से कम कैसे हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन-कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड और थर्ड, तो ये हमें कौन से ऑप्शन में मेंशन है, ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ। तो देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, ये रिएक्शन कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ। तो अमोनियम सल्फेट क्या होता है NH4 का ट्वाइस सल्फेट, ये इस तरह से, और इसने क्या किया है यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनाया है और प्लस में यहाँ पर क्या करता है ये अमोनियम क्लोराइड बना लेता है NH4Cl। ठीक है, इसने ये बना लिया। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो देखो एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है आयन के एक्सचेंज से कि यहाँ पर ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और प्लस में जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें बेरियम सल्फेट के क्या होते हैं प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं, प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो जब ये प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो कट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रेसिपिटेशन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड और फोर्थ आपको कौन से ऑप्शन में मेंशन है। तो सेकंड और फोर्थ आपको मेंशन है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये क्या आ जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो में क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप एक बार इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रिवाइज करना और फिर इन क्वेश्चंस को करके देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ के क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट का काम करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस या फिर कितनी प्रिपरेशन हो गई है इस चैप्टर की।